गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी गाइस? कैसी तैयारी हो रही है आपकी? फ्रेंड्स, आज का 93 हमारा प्रैक्टिस सेट है। टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी अदर एग्जाम, टीचिंग एग्जाम है, तो वहाँ पे सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो बेसिकली है ही। तो आज का इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। अगर नए हैं चैनल पे आप, तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और लाइक शेयर वीडियो को जरूर करना है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच ऑफ दिस प्लेस वाज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। इनमें से कौन सा प्ले विंटर्स टेल की सोर्स है? ठीक है, ये क्या है? इफिजिनिया एट ऑलिस, एल्सेस्टिस, मेडिया, या फिर इफिजेनिया टॉरिस। तो कौन सा आप यहाँ पर मार्क करेंगे? तो इसका आंसर गाइज हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अल्सेस्टिस। राइट, अल्सेस्टिस जो है ये सोर्स है विंटर्स टेल का। 1609 में आया था। तो एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी यूरोपाइड्स का है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन द राइट्स टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट। थिएट्रिकल स्क्रिप्ट का जो राइट था वो किसके पास था जब शेक्सपियर के टाइम पर? द प्ले राइट्स के पास था, द पैट्रोन ऑफ द एक्टिंग कंपनी, द प्रिंटर, द एक्टिंग कंपनी। तो किसके पास रहता था ये अधिकार? तो इन शेक्सपियर्स टाइम द एक्टिंग कंपनी ऑन द राइट्स टू थिएट्रिकल स्क्रिप्ट। तो डी ऑप्शन पे हम लोग रन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क, इट्स ग्रीक टू मी। यदि कोई भी रिमार्क या फिर आर्ग्यूमेंट आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो इट्स ग्रीक टू मी, यू आर कोटिंग। ठीक है, तो ये किसने कहा है? तो जॉन मिल्टन, सैमुअल जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, या फिर जॉन डन। तो यहाँ जो ये रिमार्क है ये गाइज जूलियस सीजर से है। विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर से ये रिमार्क है, जो 1599 में जो है परफॉर्म किया गया था। चलिए, तो इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर को मार्क करेंगे। डॉक्टर जॉनसन डिफेंस शेक्सपियर वायलेशन ऑफ द यूनिटीज़ ऑफ ग्राउंड्स ऑफ। तो यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन जो है वो शेक्सपियर डिफेंस करते हैं शेक्सपियर के वायलेशन को, यूनिटीज़ ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किस चीज़ के ग्राउंड्स पे? द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, द राइटर्स फ्रीडम, द विंटर्स लिमिटेशन, या राइटर्स लिमिटेशन, या फिर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो यहाँ पर आप लोग जो जाएंगे वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। राइट, चलिए तो ए ऑप्शन पे आप लोग जा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर आइडेंटिफाई करिए। तो लंदन 1802, विलियम शेक्सपियर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ है, क्योंकि ये सारे वर्क रिलेट कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से। तो यहाँ पे हमारा जो ये हो जाएगा ये वर्ड्सवर्थ है गाइस, इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट करें, वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड आई नो नॉट विच वे, नन फ्रेड नॉट देयर एट कन्वेंट्स नैरो रूम। तो यहाँ पर आप लोग किस पर जाएंगे? तो गाइज डी ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं यहाँ। ठीक है, डी ऑप्शन पे जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, सोनेट अपॉन सोनेट आप इसी को कह सकते हैं। इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय, किस बॉय ऑफ विनेंडर जो है वो किस चीज़ से अफेक्टेड है? क्या प्रॉब्लम है उसको? ब्लाइंडनेस है, डीफनेस है, म्यूटनेस है, या फिर लेमनेस है? तो यहाँ जो आपका आंसर होता है वो सी ऑप्शन, यानी कि आपका हो जाएगा म्यूटनेस। ठीक है गाइज, वो बोल नहीं पाता है। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड। कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है जो फिगर करती है विलियम शेक्सपियर के वर्क को, द प्रिल्यूड को? दरहम है, ग्लासगो है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ जो बात करेंगे हम ऑक्सफोर्ड, इसकी कैम्ब्रिज की बात करेंगे गाइज, सी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, कब ये बिगिन कब हुआ था लिखना, ये इसके बारे में फैक्ट थोड़ा, 1799 में। ठीक है, 1805 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन 1850 में जाके पब्लिश हुआ था पोस्थुमसली। इनकी डेथ के बाद इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। ठीक है, जो प्रिल्यूड है वो चलिए, वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डिस्पोर्डेंसी इन हिज पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरेक्टिंग विद आ। मतलब जो डिस्पोर्डेंसी के मूड में आ जाते हैं वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम के अंदर, रेजोल्यूशन एंड किसके साथ इंटरेक्ट करके, किसके साथ बात करके? बॉटमैन के साथ, गर्ल कॉल्ड लूसी, लिटिल कॉटेज गर्ल है, या फिर लीच गैदर। यहाँ आप जाएंगे किस पे गाइस? डी ऑप्शन पे जाएंगे आप लोग, लीच गैदरर। और इसका जो दूसरा टाइटल है ना वो भी लीच गैदरर ही है ना। ये वर्ड्सवर्थ की जो एक्चुअल एनकाउंटर है लीच गैदरर के साथ, उस पे बेस्ड पोयम है, जो कि 1800 में 13 अक्टूबर को हुआ था, डव कॉटेज में, है ना, ग्रेसमेयर में। ठीक है, चलिए, इसको लिखा गया था 1802 में, इसको 1802 में लिखा गया था। राइट, चलिए, In spite of his transcendental genius, Keats never was never be a popular poet.
शैली कहते हैं कि जो इंस्पायर्ड मतलब ट्रांसेंडेंटल जीनियस होने के बाद भी किड्स कभी भी कोई पॉपुलर पोएट नहीं बन सके और ना ही वो ना बन सके और ना ही बन पाएंगे। तो वो क्यों कहा उन्होंने ऐसा? किड्स पोएट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट मैच्योरिटी, किड्स डाइंग यंग, किड्स रोट ओनली ओड्स, या फिर किड्स पोएट्री इज डिवॉइड ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। तो यहाँ आप लोग किस पर आंसर पर जाएंगे गाइज? फटाफट से आपको बताना है मुझे। हाँ, तो इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए कौन सा गाइज? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। किड्स जो थे वो डिवॉइड ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट थी उनके अंदर, इसलिए जो है वो कभी पॉपुलर नहीं हो पाए जितना उनको होना चाहिए था। पीबी शैली भी खुद रिवोल्यूशनरी पोएट थे। किड्स एड्रेसेस द ग्रेसियन अर्न एज एन एटिक शेप, उन्होंने एटिक शेप बोला इसको अपनी ओड के अंदर, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में। क्यों बोला ऐसा? फ्रॉम ग्रीस, ये ग्रीस से था, प्रिजर्व्ड इन एन एटिक, या फिर प्लेस्ड इन अ ग्रीक म्यूजियम में इसको प्लेस्ड किया गया, या फिर आर रिसेप्टेबल फॉर आसिस। तो यहाँ जो होगा गाइस ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ग्रीस से था। ठीक है। What according to Keats will the earned remain to man when old age shall this generation waste? तो according Keats will the earned remain to man, है ना, when old age shall this generation waste। तो यहाँ जो है आप a forgotten historian कहा, a friend, a silent spectator of his, या फिर an art absolute। ठीक है, क्या ऐसा है जिसके साथ वो जो हमेशा जो है ग्रेसियन अर्न के साथ रहेगा? तो ये है आपका आंसर बी, यानी कि आ फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू किड्स आ फ्रेंड विल रिमेन टू मैन व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट। ठीक है, लास्ट स्टेंजा में ये बात कही गई है। पोएट क्या देखते हैं कि अर्न जो है वो एक फ्रेंड, एज अ फ्रेंड जो है ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आ फ्रेंड, बी ऑप्शन। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर करता है पॉइंट ऑफ व्यू। हु द मेन कैरेक्टर इज, मेन कैरेक्टर कौन है, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, हु इज टेलिंग द स्टोरी, या फिर द ऑब्सोलेट द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम। तो क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, यही होता है पॉइंट ऑफ व्यू। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड। किसी भी फिक्शन को जब लिख रहा है कोई भी ऑथर, तो उसका जो आइडिया होता है या फिर जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है देने के लिए लोगों को, कि वो उसको क्यों ऐसा वो दे रहा है कुछ मटेरियल, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा थीम गाइस, उसको थीम कहते हैं। ठीक है, अब प्लॉट की बात करें तो प्लॉट होता है एक सीरीज होती है जो 1 by 1 इंसिडेंट्स होते रहते हैं ना, उसको हम लोग प्लॉट कहते हैं। और कन्फ्लिक्ट होता है अ क्लैश या फिर डिसएग्रीमेंट होता है दो अपोजिट ग्रुप या दो अपोजिट पीपल के बीच में। ठीक है, सेटिंग क्या होती है? एक बैलेंस होता है कंटेक्स्ट और सिनेरियो के बीच में, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, राइट। चलिए, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और अ कंक्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस। तो किसी भी एक्सपीरियंस, प्लेस, थिंग या पर्सन के संदर्भ में यदि कोई लैंग्वेज किसी पिक्चर को इवॉक करती है तो क्या उसको कहेंगे? सिंबल है, इमेजरी है, फॉरिज्म है, या फिर सिमली है? तो यहाँ जो हो जाएगा इमेजरी हो जाएगा। ठीक है गाइज। एपिफोनी मीन्स, एपिफेनी से क्या मतलब होता है? एपिफेनी किसे कहते हैं? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, या फिर फैंसीफुल वर्ल्ड है, या फिर सुपर नेचुरल। ठीक है, या फिर सुपर नेचुरल वर्ल्ड है, या फिर हाँ पावर है। तो क्या आप इसको कहेंगे? ए ऑप्शन हो जाएगा गाइज। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, राइट। चलिए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको बेवॉक की। तो गाइस बेवॉक की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो जाएंगे आप सी ऑप्शन पर। के नहीं होता है, सी होता है, ये ध्यान रखिएगा, PIVOUAC। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग देनी है इसमें भी। अच्छा, बेवॉक का मतलब तो मैंने बताया नहीं आपको। चलिए एक सेकेंड, बेवॉक का मतलब भी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा, बिवॉक का मतलब होता है गाइस एक होता है टेम्पोररी कैंप, या फिर सोल्जर्स के लिए जो टेम्पोररी कैंप लगाया जाता है ना, माउंटेनियर्स के लिए या फिर सोल्जर्स के लिए, उसी को कहते हैं बिवॉक। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग टायरनाइज की, तो गाइस बी ऑप्शन होगा। डबल एन आता है, TIRANNISE, ये दोबारा भी छोटा टी बन गया, लेकिन यहाँ पे आई होना चाहिए, टाई मतलब यहाँ पे होना चाहिए आपका
टायरानाइज TY है ना, TY होना चाहिए, ये मुझसे ही मिस्टेक हो रही है। बी ऑप्शन होगा वैसे तो, लेकिन ये टी की जगह TYRANNISE होना चाहिए। अच्छा, मतलब क्या होता है टायरानाइज का? तो टायरानाइज का मतलब होता है एक या तो रूल होता है या फिर ट्रीट होती है किसी भी डिस्पोटिकली या फिर क्रूअल्टी, समवन डिस्पोटिकली और क्रूअल्टी, है ना, किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना होता है टायरानाइज करना। मिस स्पेल्ट वर्ड बताइए इनमें से, ठीक है। सप्लीमेंट्री है, सरफीट है, सपूरेट है या फिर सर्जरी है। तो सरफीट जो है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है, सरफीट जो है वो गलत है। तो सरफीट का क्या करेंगे आप? सरफीट गलत, और सरफीट को आप बनाएंगे सरफीट FEIT ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। मतलब क्या होता है सरफीट का? सरफीट का भी मतलब आप जान लें, इसका मतलब एक्सेस होना किसी भी चीज़ का, अधिकता होना, बहुत ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का। ओके, करेक्टली स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे लिमोजिन की जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो लिमोजिन जो है गाइस वो हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, LIMOUSINE। और इसका मतलब क्या होता है लिमोजिन का? इसका होता है एक लार्ज या फिर वेरी कंफर्टेबल कार, ठीक है, बहुत बड़ी और बहुत ही कंफर्टेबल कार जो है उसको लिमोजिन कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रैग्मेटिक का एंटोनिम बताइए फटाफट से। प्रैग्मेटिक का एंटोनिम क्या होगा? प्रैग्मेटिक का एंटोनिम होता है गाइज, आई थिंक वेग होगा, पैसिमिस्टिक होता है, कंफ्यूज्ड या फिर आइडियलिस्टिक। तो यहाँ एक व्यवहारिक हो जाता है, एक तरीके से फेमिलियर हो जाता है, लेकिन प्रैग्मेटिक का एंटोनिम पूछा है तो आइडियलिस्टिक हो जाएगा। कंफ्यूज्ड आपको पता है, पेसिमिस्टिक थोड़ा उदासी वाला जो होता है, और वेग होता है थोड़ा धुंधला, थोड़ा कम दिखने वाला चीज़ें, है ना। चलिए, रिटारोग्रेड क्या होता है? रिटारोग्रेड, तो रिटारोग्रेड डिक्लाइनिंग होगा, प्रोग्रेसिव होगा, प्यूनिटिव होगा, स्टबर्न होगा। क्या होगा इसका मतलब? ये होगा रेट्रोग्रेड, ठीक है, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड। तो इसका जो अपोजिट होगा गाइज वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव होता है, बी ऑप्शन पे जाएंगे। और मीनिंग क्या होता है इसका? ये होता है थोड़ा अगर अपोजिट इसका प्रोग्रेसिव है तो रिट्रोग्रेड का थोड़ा रुकने वाला है ना, थोड़ा प्रोग्रेसिव ना हो, जो एक तरीके से रुक गया हो, स्टेबल हो गया हो। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब, सॉरी एंटोनिम है ना, एल्ट्रुइस्टिक का एंटोनिम बताना है आपको। तो विक्ड होगा, ब्रूटल होगा, इनह्यूमन होगा, सेल्फिश होगा। तो एल्ट्रुइस्टिक का जो मीनिंग होता है वो अनसेल्फिश होता है, अनसेल्फिश कंसर्न होता है। तो इसका सीधा सा जो है वो सेल्फिश पे आप लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फिश। इनह्यूमन भी अनसेल्फिश होते हैं, है ना, जिसको ह्यूमनिटी में कोई इंटरेस्ट ना हो, अपनी ही अपने बारे में जो सोचता हो, उसी को आप कह सकते हैं। ब्रूटल, बहुत ज़्यादा ब्रूटल, जघन्य, है ना, विक्ड, दुष्ट होता है। तो सारी चीज़ें आपको पता है गाइस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से जो है तैयारी करते रहिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।